जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। एंड वो पॉइंट जो कि सबमर्ज्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको सेंटर ऑफ बुओयेंसी बोलेंगे। मतलब जितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम बॉडी ने डिस्प्लेस किया है फ्लूइड का, उसका अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लो तो दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ बुओयेंसी। ठीक है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप निकाल लो तो दैट इज सेंटर ऑफ बुओयेंसी। पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल सीधी सी बात है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, अब होता क्या है यहां पर ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेट अस टॉक अबाउट ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। वर्क पर एनर्जी में हमने एक चीज पढ़ी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ द पार्टिकल व्हेन deviated from its equilibrium position, if it again tries to regain its original position, if it tries to regain its original orientation or position, then that particular particle is said to be in stable equilibrium। तब हम उस टाइप के पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, अब अगर कोई पार्टिकल है उसको अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिविएट कर दिया, डिविएट किया, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आने की वापस कोशिश कर रहा है, दैट मींस दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ऑसिलेट करते हैं। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो ऑसिलेट करेगा। खुद सोचो, आपने हिलाया, वो वापस आना चाहता है। पेंडुलम देखो, आपने हिलाया थोड़ा सा, वापस आना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई चीज अनस्टेबल में होगी तो वो वापस आएगी नहीं कभी। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होने वाले पार्टिकल्स कभी ऑसिलेट करते ही नहीं। कभी आपने शिप को तैरते हुए देखा हो, तो शिप जब तैरता है, वेव्स के आने से वो कभी कभार ऑसिलेट करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि बॉडी पे लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉडी पे लग रहा बॉयंट फोर्स दोनों अगर बराबर हो तो शिप स्टेबल रहता है, स्टेशनरी रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। सही बात है सर। लेकिन ध्यान से समझो, अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ही वो ऑसिलेट कर पाएगी, क्योंकि उसी के अंदर उसकी टेंडेंसी होती है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले कि विच टाइप ऑफ बॉडीज दे अंडरगो ऑसिलेटरी मोशन, आपका आंसर होगा सर दोज बॉडीज अंडरगो ऑसिलेटरी मोशन हुज इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिनकी इक्विलिब्रियम स्टेट कैसी होती है? स्टेबल होती है। वो टाइप के बॉडीज जो हैं वो कैसे मोशन में होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन में होते हैं। सीधी सिंपल सी बात, लॉजिकल बात है, आसान बात है, सबको क्लियर होनी चाहिए। बताइए क्या बात है, सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस और नो? Now let us talk about the stable and unstable equilibrium in floating bodies. So यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडीज में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड वुड। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि आयरन और वुड दोनों से मिलकर बना है, and I've kept the iron portion in the bottom and wood portion on the top। ठीक है, आयरन पोर्शन को बॉटम पे रखा है, वुड पोर्शन को टॉप पे रखा है, इस तरीके से। और ये बॉडी क्या करती है? फ्लोट करती है, लेट अस से। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, होगा क्या? आयरन बॉडी है, ये भी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो आयरन बीइंग का ऐसी बॉडी जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, आयरन एक ऐसी बॉडी है जिसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसका मास ज्यादा होगा।
मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे की तरफ होगा। चलिए सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहाँ? नीचे। तो ये लो, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा आयरन के साइड दिखाते हैं। और ये बात हमने पढ़ ली थी। कब पढ़ ली थी? सेंटर ऑफ मास में, कि जिस तरफ मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्योंकि आयरन अटैच कर रखा है यहाँ पर, तो आयरन बीइंग द हेवियर मटेरियल, उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। बट वुड इज लाइटर देन आयरन। वुड कैसा है? आयरन से हल्का है। तो वुड आयरन से हल्का होने के कारण वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो जो सबमर्जेंस के कारण जो सेंटर ऑफ मास आता है, सबमर्जेंस का जितना पानी के अंदर पूरा हमारा ऑब्जेक्ट चला जा चुका है, उसका अगर आप सेंटर निकालोगे, सो दैट विल बी सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे लगता है बॉयंट फोर्स ऊपर। सर एक चीज दिमाग में फिट कर लो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे है, 27 सर, 11th साइंस, अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहां है? ऊपर है। सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए। तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी उसकी बात। अब आप क्या करो, इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करो खुद से। इस बॉडी को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करने की वजह से होगा क्या? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी कहां लगेगा? नीचे। बॉयंट फोर्स कहां लगेगा? अभी भी ऊपर। लेकिन पहले दोनों क्या लगते थे? एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लगते थे। अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गया। दोनों के बीच में क्या आ गया? दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस आ गया तो एक कपल जनरेट हो गया। और इफ द कपल जनरेट्स, तो यहां पर क्या होगा? रोटेशन आएगा। कैसा रोटेशन आएगा? तो कपल कैसा रोटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है? तो कपल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वापस ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आता है। बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बोयंसी। भाई सीधी सिंपल सी बात दिमाग में फिट कर लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अगर वो सेंटर ऑफ बोयंसी के नीचे लाए करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेंटर ऑफ बोयंसी से नीचे लाया करता है तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, अदरवाइज इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात सबको क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हैंड रेज करके बताइए। Yes, everyone. बताओ भाई। चलिए, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपन को समझ में आता है। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब अगर यहीं पे मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो ये रहा। ध्यान से देखो, वापस से बनाते हैं ऑब्जेक्ट। और इस बार क्या करता हूं मैं? आयरन वाला जो मटेरियल है ना उसको ऊपर ले लेता हूं और वुड वाला मटेरियल जो है उसको नीचे ले लेता हूं। आयरन, कीपिंग द आयरन ऑन द टॉप, आयरन को ऊपर रखने के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला जाता है ऊपर। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दिस CG, बट सेंटर ऑफ बुओयंसी विल बी डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ बुओयंसी तो हमेशा सबमर्ज्ड वॉल्यूम में होता है ना, तो ये लो सेंटर ऑफ बुओयंसी नीचे।
सेंटर ऑफ बॉयंसी पे बॉयंट फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की बात हो गई। अब अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा इनको टिल्ट करो। आओ देखो, थोड़ा सा इसको टिल्ट किया तो ध्यान से देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, बॉयंट फोर्स ऐसे लग रहा है। इसके कारण बॉडी का रोटेशन कैसा होगा, बॉडी का रोटेशन इस पर आएगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन आते ही आयरन चला जाएगा नीचे और वुड चला जाएगा ऊपर। अब पहले ओरिएंटेशन क्या थी, पहले आयरन ऊपर था, वुड नीचे था। जैसे थोड़ा सा टिल्ट किया उल्टा हो गया, आयरन नीचे आ गया, वुड ऊपर चला गया। कॉमन सेंस की बात अगर इमेजिन भी कर लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर होती है। सर क्या क्लियर होती है? क्लियर बात जो होती है वो ये होती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास बात क्लियर क्या होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से ऊपर हो तो अनस्टेबल, और अगर बॉयंसी से नीचे हो तो स्टेबल, और अगर दोनों कोइंसाइड करते हो तो न्यूट्रल। अगर दोनों कोइंसाइड करते हो तो न्यूट्रल है बेटा, सोचने की बात ही नहीं है। अगर दोनों कोइंसाइड करते होंगे तो न्यूट्रल होगा, इतनी सी बात है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बताइए क्या ये सबको बात क्लियर होती है कि नहीं होती? बताओ भाई बताओ। चलिए वेरी गुड। ये बात अपन को समझ में आती है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। दिस इज अ वेरी इजी थिंग, आसान है, याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट, यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज above the center of buoyancy, then body is in unstable equilibrium. बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी उस टाइम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये बात अपन को ध्यान रखनी। चलिए एक और पॉइंट आता है यहां पर विच इज नोन एज द मेटा सेंटर। एक और पॉइंट आता है विच इज नोन एज द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है? हालांकि जो मेटा सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज ऑफ 11th-12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1% भी इसकी इंपॉर्टेंस अपने पास नहीं है। क्यों नहीं है? लॉजिक ये कहता है मेटा सेंटर हमेशा ऐसी बॉडीज में होता है जो कि पार्शियली फ्लोट कर रही होती है। पार्शियल फ्लोटिंग का मतलब पार्शियली सबमर्ज्ड है, फ्लोट भी कर रही है। उसके बाद जब वो बॉडीज ऑसिलेट करने लगेंगी तो वो ऑसिलेट जिस पॉइंट के अबाउट करती हैं उसको मेटा सेंटर कहते हैं। देखिए ऑसिलेशन भी हमेशा एक ना एक पॉइंट के अबाउट होता है। कैसे होता है? लेट अस टॉक अबाउट। मान लीजिए ये आपके पास शिप है, वीडियो में देखना, ध्यान से समझना। ये शिप है। अब ये जो शिप है ये अगर इस तरीके से ऑसिलेट करे, देखा है कभी आपने इस तरीके से शिप्स को ऑसिलेट करते हुए? वीडियो के अंदर देखना। क्या इस तरीके से कभी किसी ने शिप्स को ऑसिलेट करते हुए देखा है लेंथ वाइज? मूवीज वगैरह में, टीवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में कभी शिप को ऐसे देखा है क्या ऑसिलेट करते हुए? इसको कहा जाता है पिचिंग। इसको कहा जाता है पिचिंग।
शिप आगे से पिच अप होता है, पिच डाउन होता है, फिर पिच अप होता है, फिर पिच डाउन होता है। ये इस टाइप के ऑसिलेशन को कहा जाता है पिचिंग। ठीक है, चलिए। एक होता है ऑसिलेशन जिसको कहते हैं रोलिंग। दो तरीके से ऑसिलेट करती है शिप्स। एक तो अपन ने देखा लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से, जिसको पिचिंग कहते हैं। एक होता है, मान लीजिए ये शिप है और शिप को आप सामने से देख रहे हो, तो मेरे हैंड का देखना ध्यान से। एक होता है इस तरीके का ऑसिलेशन। देखा कभी शिप को इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए? यस और नो? इसको कहा जाता है रोलिंग। ये शिप रोल कर रही है, ठीक है। रोलिंग एंड पिचिंग, दो टाइप के ऑसिलेशन अपन को शिप में देखने को मिलते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी ऑसिलेट करती है, उस पॉइंट को मेटा सेंटर कहा जाता है। जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडीज रोलिंग या पिचिंग करती है, उस पॉइंट को मेटा सेंटर कहा जाता है। अब ये मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज्यादा रहेगी, उतनी ज्यादा रोलिंग और पिचिंग होगी। तो जो नेवल शिप्स होती हैं, जो नेवल शिप्स होती है ना, उन नेवल शिप्स के अंदर रोलिंग पिचिंग बहुत ज्यादा होती है। जो नेवल शिप्स होती हैं उनमें रोलिंग और पिचिंग बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई रोलिंग एंड पिचिंग। ठीक है, लेकिन जितनी ज्यादा रोलिंग और पिचिंग होगी, जितना ज्यादा ऑसिलेशन होगा शिप्स का, उतना ही शिप्स स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जो पैसेंजर शिप्स होती है, हम उसमें रोलिंग और पिचिंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते डिस्कंफर्ट हो, तो हम उनको क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि उनका मेटासेंट्रिक हाइट बहुत कम रहती है। इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम रहती है। ज्यादा वेव्स आएंगी तो टूट के डूब जाएंगी वैसी शिप्स। लेकिन नेवल शिप्स को कुछ नहीं होता। नेवल शिप्स जो है उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनमें मेटासेंट्रिक हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर सकती है, रफ सीज के अंदर भी चल सकती है। आप कभी देखना इंटरनेट पे, आप अगर वीडियोस देखो तो जो नेवल शिप्स हैं वो रफ सीज में भी चल रहती है, बहुत ज्यादा वेव्स होती है तो भी चल रहती है। लेकिन बहुत ज्यादा वेव्स में पैसेंजर शिप्स नहीं चल पाती, क्योंकि उनकी फॉर्म फैक्टर ही वैसा नहीं होता, उनको उस तरीके से बनाया ही नहीं गया है। चलिए, what is metacenter? Metacenter is that particular point about which the ships oscillate. या किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयंसी को अगर जोड़ूं एक लाइन से, तो वो मेटा सेंटर पे जाके जोड़ूं। नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 11th क्लास के पॉइंट से ये चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अगर डिफरेंट कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे कभी, तो वहां पर कभी इसका जिक्र हो जाता है। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस चीज से नहीं पूछा गया है आज तक, ठीक है। तो मेटा सेंटर पे कभी कोई क्वेश्चन आएगा, भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आ जाए तो मेरे पास ले आना, बोल देना सर आपने बोला था नहीं आया, ले आ गया, ठीक है। चलिए, बात हो गई मेटा सेंटर की, रोलिंग की बात हो गई, पिचिंग की बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली चीज जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बताता है कि क्या सर हमेशा जो फ्लोटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, हम जनरलाइज्ड वे में नहीं बता सकते क्या कि कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज नहीं तैरेगी? चलिए बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। पानी की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर। कौन बता सकता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हो ना, बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? यस ऋतिक। सर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल परफेक्ट बात है। सो दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान से सुनना और समझना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि आयरन और लेट अस से स्टील। स्टील की डेंसिटी है 1750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील की डेंसिटी होती है 1750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टील की डेंसिटी पानी से ऑब्वियसली ज्यादा है। दैट मींस अगर 1 मीटर क्यूब पानी लूं तो 1000 किलो वेट होगा, 1 मीटर क्यूब अगर स्टील ले लूं तो 1750 केजी होगा। तो जैसे ही मैं स्टील का कोई ऑब्जेक्ट बना के पानी के ऊपर रखूंगा तो क्या कर जाएगा? वो डूब जाएगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ स्टील is greater than the density of water, therefore it sinks. Therefore it sinks. वो क्या कर जाता है? डूब जाता है।
Density of steel is greater than the density of water because therefore it sinks, डूब जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। अगर यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी डेंसिटी है मान लो 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अब मैं इस 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाले ऑब्जेक्ट को अगर वाटर पे तैराऊं, पानी पे तैराऊं, तो क्या होगा? तो ये तैरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसकी कम है। सर ये डेंसिटी का खेला क्या है, इसको तो समझा दो बेटा। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब खुद सोचो, किसी एक ऐसे मटेरियल को उठा लिया जिसकी डेंसिटी कम है, तो वॉल्यूम उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा होगा। ज्यादा पानी को अगर डिस्प्लेस करेगा तो तैरेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोटेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर एक ऐसे मटेरियल को ले लिया जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कम पानी डिस्प्लेस करेगा। कम पानी डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा? तो वहां पर कम बॉयंट फोर्स बनेगा, फ्लोटिंग नहीं होगी, वो डूब जाएगा। तो लॉजिकली दो चीज को ध्यान रखें। फ्लोटेशन के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। बड़े बड़े शिप्स हैं उनको खोखला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? अगर मैं उसको पूरा सॉलिड बना दूं, भर दूं आयरन से पूरा उसे, उसका मास बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अरे बड़े शिप्स का वॉल्यूम बढ़ाया अपन ने, लेकिन अगर मैं उसको पूरा भर दूं मास से, तो मास भी तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया। अगर मास भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया, तो डेंसिटी बढ़ गई। हम क्या करते हैं? ओवरऑल शिप की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कम रखते हैं। पानी की डेंसिटी 1000, हम उस शिप को इस तरीके से बना रहे हैं कि उसका वॉल्यूम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसकी डेंसिटी जो है, ओवरऑल शिप की डेंसिटी, वो पानी की डेंसिटी से क्या रहे? कम रहे। अगर वो पानी की डेंसिटी से कम रहेगी तो हमारी शिप फ्लोट करेगी, अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो शिप सिंक कर जाएगी। So that is why the ships are made hollow. उसको खोखला इसलिए बनाया जाता है कि जिससे मास तो हो गया कम, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, जिसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो फ्लोट करेगा। सो फ्लोटेशन की कंडीशन क्या है? फ्लोटेशन की कंडीशन क्या? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन? फ्लोटेशन की कंडीशन है दैट व्हाटएवर, फ्लोटेशन की कंडीशन क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाना चाहते हैं, उसको तैराना चाहते हैं, उसको ऊपर रखना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे? अपन ये चेक कर लेंगे दैट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज greater than density of fluid or not. अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से बड़ी है, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। तब ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लूइड की ऑब्जेक्ट से कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। बताइए ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? Yes, everyone. तो सीधी सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास आता है, आगे चलते हैं, ये बात हो गई किसकी, फ्लोटेशन की। अभी छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। नेक्स्ट चीज जो देखेंगे वो कल की क्लास में देखेंगे। हमारे पास ऐसा भी होता है कि दो फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ जाए और फिर हम बॉडी को सबमर्ज कराएं, बट वो क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे अपन लास्ट के। अपने पास बहुत टाइम है, बड़े आराम से अपन को स्लोली स्लोली ये चैप्टर को कंप्लीट करना। किसी ने घर पे एक्स्ट्रा पढ़ लिया है तो अपना ज्ञान अपने पास रखें, धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पे भी सारा ज्ञान सबको मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। What do you mean by surface tension? सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? देखिए, जब भी फ्लूइड एक सरफेस को फॉर्म करता है, फ्री सरफेस को फॉर्म करता है, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स आपस में कोहेजन में रहते हैं। किसमें रहता है? कोहेजन में। कोहेजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं ऑन सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एंड किसी कोहेजन के कारण पार्टिकल्स जो फ्लूइड के हैं वो विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी कोहेजन के कारण हमारे पास आज एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई जिसे नोन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? जहां कहीं पे भी एक फ्लूइड का सरफेस बन रहा है, जैसे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं स्विमिंग पूल कैसा दिखता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्विमिंग पूल अपन ने बनाया। ध्यान से देखना और समझना। इस तरीके से स्विमिंग पूल है और इसके अंदर पानी भरा है। अब स्विमिंग पूल के पानी का जो सरफेस है वो कहां फॉर्म होता है? एकदम यहाँ पर। दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, ये सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर अपन ने पानी भरा और उस पानी का एक सरफेस था, उस सरफेस को अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये जो सरफेस है ये एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन बना के रखता है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? फोर्सेस को जनरेट करती है, ये फोर्स लगाती है, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता है। सो दिस मेम्ब्रेन या दिस सरफेस एक्ट्स लाइक ए मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। सर ये मेम्ब्रेन की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? आप खुद सोचो, अगर एक स्विमिंग पूल के अंदर डाइवर जो है जब भी कूदता है तो वो अपने हाथ को आगे से पॉइंट कर देता है। अगर वो स्विमिंग पूल के सरफेस पे फ्लैट गिरेगा, अगर वो स्विमिंग पूल के सरफेस पे फ्लैट गिरेगा तो क्या होगा? तो उसे चोट लगेगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन अगर वो वही स्विमिंग पूल के सरफेस पे फ्लैट ना गिर करके पॉइंटेड अपने हाथों को करके फिर कूदे, तो पॉइंटेड अपने हाथों को करके फिर कूदता है तो क्या होगा? तो उसे ये चीज ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, वो क्या करता है, जो सरफेस ने कोहेजन के कारण एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर रखी है, अगर वो उस पर फ्लैट आके गिरेगा तो उस पर चोट लगने के चांसेस रहते हैं और उसको लग सकती है। दैट मींस दिस मेम्ब्रेन एक्ट्स ऑन फोर्स। घर पे अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो, आप एक बहुत ही पतली सी नीडल उठाइए और उस नीडल को विद द हेल्प ऑफ पेपर आप बड़े आराम से फ्लूइड के सरफेस पे तैरा सकते हैं। नीडल बनी है आयरन की, आयरन की डेंसिटी है ज्यादा, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद वो नीडल कभी कभार फ्लोट कर जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। वहां बॉयंसी का कोई भी रोल नहीं है, वहां सरफेस टेंशन का रोल। ठीक है, अगर मैं उस नीडल को पुश करूंगा तो वो चली जाएगी अंदर और सिंक कर जाएगी, लेकिन वो नीडल पानी के सरफेस पे कैसे तैरने लग जाती है? जब मैं नीडल को टिकाता हूं तो कुछ इस तरीके से वो पानी के सरफेस पे तैरने लग जाती है। अब इसको पुश करूंगा, पुश करते ही पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों?
उसका अपन रीजन देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन मुझे अभी ये सब ये बताइए, आज जो अपन ने पढ़ा वो सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? किसी को कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल कर लेना आफ्टर दिस क्लास। अभी क्लास अपन इतना ही करते हैं।